नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी कहानी कील और कसक। जैसे ही कैलाश ने आकर बताया कि नया मकान मिल गया है, रानी के मन को जैसे ठेस लगी। उसने कहा, तुम तो बस किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो। अब दूर मकान लेकर कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, ये भी सोचा है? रात दिन तुम्हें प्रेस में रहना पड़ता है। यहाँ थे तो जब चाहा ऊपर चढ़ाए, और मुझे भी तसल्ली रहती थी कि नीचे ही हो। दूर मकान लेकर यहाँ काम कैसे निभेगा? तुम्ही ने तो अभी 4 दिन पहले रो रो कर घर भर दिया था कि तुम अब एक घड़ी भी इस मकान में नहीं रहोगी। मेरा क्या है, जैसा भी होगा निभा लूंगा। गुस्से में कह ही दिया तो उसका क्या? मुझे नहीं बदलना मकान। साल भर यहाँ रहते रहते सबसे जान पहचान हो गई। अब कहाँ नई जगह जाकर रहूंगी। जान पहचान? सारे दिन तो लड़ती रहती हो, ना लाज ना हया। मेरी तो नाक कटवा कर रख दी तुमने। अब तो तुम लाख कहो, मैं एक दिन भी तुम्हें इस मकान में नहीं रहने दूंगा। रानी रो पड़ी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दो। अब मुंह भी खोलूं तो तुम्हारे सिर की कसम। मैं कह रहा हूँ, उठकर सामान बांधना शुरू करो। कल जैसे भी हो हमें नए मकान में चले जाना है। और कैलाश धड़धड़ाता हुआ नीचे चला गया। रानी का मन जाने कैसे अवसाद में डूब गया। वह पंखी लेकर चारपाई पर लेट गई। चाह कर भी सामान नहीं बांधा गया। सामने शेखर का कमरा था और वह उसी ओर देखती रही। परसों जो कुछ कांड हो गया, उसका परिणाम इतना भयंकर निकलेगा यह जानती तो अपने मन को काबू में कर लेती। शेखर लाख बुरा हो फिर भी। और उसकी आंखें भीग गईं। आंसू भरी आंखों के आगे ना जाने कितने धुंधले चित्र उभरने लगे। साल भर पहले जब वह ब्याह कर इसी घर में पहुंची थी, तो अरमानों की आंधियां उसके मन में मचल रही थी। चढ़ती जवानी और चांद को शर्माने वाले रूप ने सुहाग रात की कल्पना को और अधिक चटकीला रूप दे दिया था। औरतों के बीच वह घिरी बैठी थी, पर मन उसका इस सारे कोलाहल को पार कर दोपहर की उबा देने वाली इन लंबी नीरस घड़ियों को पीछे छोड़ रात के उस मदिर पहर की ओर दौड़ दौड़ कर जाता था, जब कोई बड़े दुलार से उसका घूंघट हटाकर अपने रोम रोम को आंख बनाकर उसके रूप को निहारेगा और प्रशंसा के पुल बांधकर दो अपरिचित हृदयों की दूरी के अस्तित्व को ही मिटा देगा। यह कल्पना यहाँ बैठे बैठे भी उसके गालों को सुर्ख बना देती और एक मादक सी सिहरन उसके सारे शरीर में दौड़ जाती। उसको लगता उसका अंग अंग जैसे बेकाबू हुआ जा रहा है। अपने पति की सूरत के 100 काल्पनिक नक्शे उसकी आंखों के आगे दौड़ जाते। कैसे होंगे वो? और प्रश्न के साथ ही वो कल्पना में डूबने उतरने लगती। जब बारात चढ़ी तो बड़ा मन हुआ था उसका, ये सहेलियों के साथ वो भी छज्जे पर जाकर अपने प्रियतम की एक झलक तो देख ले। पर दादी बुआ के बीच घिरी, वह वहां से हिल भी ना सकी। उसकी उत्सुक आंखें लौट कर आई हुई सहेलियों पर टिक गई, पर वह इतना कुछ न जान पाई जिसका सहारा लेकर मन के कौतूहल को मिटा पाती। हाँ, इतना उसने अवश्य सुना था कि उसके पति काले हैं। दादी कह रही थी, अरे मर्दों का क्या रूप देखना, और फिर रंग का क्या है, काला हो या गोरा। रानी खाने पीने की सार रखेगी तो रंग भी निखर आएगा। कमाबे तो 300 है। भाग जाग गए रानी के। बस रानी बनकर ही रहेगी, फिर परिवार का टंटा ही नहीं। सास है तो गांव में, बस दोनों मौज करेंगे। और रानी बनकर मौज करने की इस कल्पना पर ही तो रह रहकर उसका मन थिरक रहा था। धीरे धीरे रस्म रिवाज, देखना दिखाना, खाना पीना, निंदा आलोचना का दौर समाप्त हुआ और घड़ी के 10 बज गए। अपने कमरे में सजी सवरी रानी के मन का बिखरा बिखरा उल्लास प्रतीक्षा में बदल गया। हल्की से हल्की आहट पर भी उसका मन गुदगुदा उठता और नेत्र घूंघट के झीने आवरण को चीरकर कुछ खोजने लगते। करीब 11 बजे सास आई। अरे, अभी तक नहीं आया कैलाश? हद करे है ये भी। आज के दिन तो परेश का काम छोड़ दिया होता। विचित्र आदमी है, बड़ा ही साधु है। अपने सुख आराम की तो इसे रत्ती भर भी परवाह नहीं। लाओ मैं ही बुला लाऊं। और वे धीरे धीरे जीना उतरने लगी। इस विचित्र आदमी के साधुत्व ने रानी के आक्रोश को इस हद तक बढ़ा दिया था कि उसकी इच्छा हो रही थी कि वो रो ले। पर तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया। रानी की पलकें झपक गई, इस आशा से कि जल्दी ही कोई हौले से आकर उसका घूंघट हटा देगा और फिर वो अपने लाज भरे चेहरे को छिपाने के लिए बेसुध सी किसी सीने का आश्रय ले लेगी। पर तभी एक रूखी कर्कश सी ध्वनि ने उसकी कल्पना के आवरण को बुरी तरह चीर डाला। इतनी देर जागने की कोई जरूरत नहीं थी।
तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेरा तो काम ही ऐसा है। आज भी मत जबरदस्ती बुला लाई। आज सवेरे तक सारा काम खत्म ना हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। और वह रानी के अस्तित्व को भूलकर सो गया। रानी को लगा वो अपने पास सोए हुए इस आदमी का मुंह नोच ले, अपने बाल नोच ले, फूट फूट कर रो पड़े और आंसुओं से सारे घर को और नीचे ही निरंतर धड़ धड़ करने वाले इस प्रेस को डुबो दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और खामोशी से आंसू बहाते और सर्द आहें भरते भरते रानी सो गई। दूसरे ही दिन घर अपनी असली स्थिति में आ गया। बड़ा कमरा, जो उस घर का सबसे शानदार कमरा था, पड़ोसियों को लौटा दिया गया। विवाह के लिए वह मांग लिया गया था। दो नौकर और एक महाराज जो कल दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, अपना अपना हिसाब लेकर चलते बने। रह गए घर में तीन प्राणी, एक कमरा, एक छोटी सी कोठरी और एक छोटी सी रसोई। घर के नीचे प्रेस था और ऊपर के तल्ले में मकान मालिक रहते थे। बीच के तल्ले में तीन किराएदार रहते थे। सादा वातावरण का भी घुटा घुटा था और प्रेस की लगातार धड़धड़ की आवाज़ एक अच्छे भले आदमी के सिर में भी दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। सास खाना बनाने को बैठी तो मजबूरन ही उस धुएं से घुटी हुई रसोई में रानी को भी जाना पड़ा। एक बार के आग्रह से ही सास चूल्हा छोड़कर दरवाजे पर बैठकर बहू को घर के रंग ढंग से परिचित कराने लगी। सारा काम काज समझाने लगी। उस अंधेरे चौके में देखने की सुविधा के विचार से रानी ने घूंघट कम कर दिया। सास ने सबसे पहले उसी को लेकर आदेश दिया, सिर का पल्ला जरा नीचा रखा करो बहू। 50 तरह के लोग यहाँ आवे जावे हैं। फिर कैलाश को बेशर्मी पसंद नहीं। अब तुमसे घर का क्या छिपाना। कैलाश पर 12,000 का कर्जा है। जाने कैसी मनहूस घड़ी या कुकर्म हुए उससे। अब तो बेचारा दिन रात एक एक करके पैसा कमा रहा है, न खाने की सुध न पीने की। किसी तरह शादी करने को राजी नहीं होवे था। कौन एक प्राणी का खर्चा बढ़ाए। पर मैंने ही जोर जबरदस्ती करके शादी करवा दी। आखिर कोई खाने पीने का ख्याल रखने वाला भी तो हो। मैं तो खाना बन गया अम्मा जी। अम्मा की बात का स्रोत टूट गया। एक अपरिचित को सामने देखकर रानी ने घूंघट और खींच लिया। हाँ हाँ बन गया, आओ बेटा बैठो। अब मैं तो 2-3 दिन में गांव चली जाऊंगी। तुम और तुम्हारी ये भाभी मिलकर कैलाश का ख्याल रखना बेटा। बड़ा विचित्र आदमी है। बहू एक थाली तो लगा दो, ये सामने वाले कमरे में रहे हैं और यही खावे है। रानी ने घूंघट में ही झांक कर देखा। एक सुंदर आकृति उसी की ओर देख रही है। वो अंदर ही अंदर सकुचा गई। उसे लगा सामने वाले पुरुष की आंखें जैसे उस घूंघट को चीरकर उसके चेहरे को निरख रही हैं। उसने थाली लगाकर सरका दी। अम्मा, भाभी से कह दो मुझसे पर्दा ना करे। तुम भी नहीं रहोगी और ये यूं लाज की छुई मुई बनी रहेंगी तो मुझसे खाते नहीं बनेगा। तुमने बेटा माना तो ये क्या देवर ना मानेगी। रानी को लगा कोई है जो उसका चेहरा देखने को व्याकुल है और एक अव्यक्त सी इच्छा उसकी रग रग में समा गई कि वह घूंघट उलटकर अपना चांद सा मुखड़ा उसके सामने कर दे। पर वो वैसे ही रोटी बेलती रही। वाह, खाना तो भाभी बहुत बढ़िया बनाती है। अरसे से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया अम्मा। रानी की प्रशंसा का भूखा मन पुलक उठा। हाथों की गति बढ़ गई और एक बार उसने संकोच से सामने बैठे व्यक्ति पर उड़ती सी नजर डाली। भरा पूरा स्वस्थ सुंदर चेहरा और तभी उसके सामने मुहासों और चेचक के दाग से भरा एक काला सा चेहरा उभर आया। उसके हाथ फिर शिथिल पड़ गए। खाना खाकर वो चला गया। अम्मा बोली, 25 रुपये महीना देवे है और दोनों समय का खाना खावे है। अकेला जीव है, बड़ा भला है, इसे ठीक से खिला दिया करो। कैलाश तो बस अपने ही काम में रहे है, सो यह कभी कदाच काम भी कर दिया करेगा। 2 दिन बाद अम्मा चली गई। रानी के लिए जिंदगी पहाड़ हो गई। वो अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ी चिक पर खड़ी होकर देखा करती। ठीक सामने शेखर का कमरा था। ढेर किताबें, सब अस्त व्यस्त। शेखर को देखकर उसका मन कैसा कैसा होने लगता। खाना खाने जब वो आता तो बड़ा आग्रह करता घूंघट खोलने का। बड़ी प्रशंसा करता उसके खाने की। धीरे धीरे कब रानी का घूंघट खुल गया और खाने की प्रशंसा रूप की प्रशंसा में बदल गई, उसके अतृप्त मन को तृप्त करने लगी। वह स्वयं नहीं जान पाई। कैलाश के स्वभाव की रुखाई को वो शेखर की सरसता के सहारे ही बर्दाश्त करने लगी। सवेरे शाम शेखर बाहर रहता और सारे दिन घर। धीरे धीरे वो अपने कमरे की अपेक्षा रानी के कमरे में ही रहने लगा। वो उसको अपनी कविताएं सुनाता, कहानियां सुनाता। रानी चाहे कुछ समझती या नहीं, पर शेखर की हर बात में बड़ा रस लेती।
उस दिन सवेरे बड़ा शोर मच गया। अचानक नल बंद हो गया। सब लोग नीचे के नल से पानी लेने को दौड़ पड़े, क्योंकि नीचे पानी 10 बजे तक ही आता था। रानी भी बाल्टी लेकर पानी भरने पहुंची। भरी बाल्टी लिए वो ऊपर चढ़ाई, पर जाने कैसे साड़ी पैर में उलझ गई और वो गिर पड़ी। बाल्टी से उसकी अंगुली कट गई, खून बहने लगा। कैलाश प्रेस से जाने के लिए नीचे उतर रहा था। एक तो उसे यूं ही देर हो गई थी, दूसरे रानी का इस प्रकार सबके बीच गिर पड़ना देखकर उसे क्रोध आ गया। झल्ला पड़ा हुआ, देखकर क्यों नहीं चलती हो? अब जाकर कपड़े बदलो। गीले कपड़े पहन के यहाँ सबके सामने क्यों बैठी हो? और वो धड़धड़ाता हुआ उतर गया। उसे जाते ही शेखर आया, हाथ पकड़कर उठाया। खून देखते ही बोला, अरे ये क्या, तुमने तो अंगुली काट ली। और झट जेब से रुमाल निकालकर उसने बड़े दुलार से उसके हाथ में बांध दिया। प्रेस से बांधी गई उस गांठ में अनायास ही रानी का हृदय भी बंध गया। चौबीसों घंटे प्रेस की मशीनों के बीच काम करते करते कैलाश स्वयं एक मशीन बन गया था, भावनाहीन, रसहीन। उसे न रानी में दिलचस्पी थी और न घर में। कर्ज का भूत कोड़े लगा लगा कर उससे काम करवाता था। शहर में प्रदर्शनी हो रही थी। रानी ने कितनी ही बार कैलाश से कहा, एक दिन मुझे प्रदर्शनी ही दिखा लाओ। देखो ना, पड़ोस की सारी औरतें देख आई हैं। तुम भी किसी के साथ चली जाती। मुझे तो समय नहीं है सैर सपाटों के लिए। वे कोई अकेली जाती हैं जो चली जाती, सब अपने अपने मर्दों के साथ जाती हैं। फिर कुछ रुक कर बोली, तुम कहो तो शेखर के साथ चली जाऊं? दूसरी औरतों के मर्दों के साथ जाते तो तुम्हें अजीब लगता है, और शेखर के साथ जाते शर्म नहीं लगती? स्वर में कुछ तीखापन और आंखों में कुछ संदेह का भाव था, जिसने रानी के हृदय को मथ डाला। कैलाश के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। विवाह से लेकर आज तक वह अनेक प्रकार से अपने मन को समझाती आई है, पर आज उसका मन बुद्धि और तर्कों के जाल को तोड़कर पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर उठा। तभी उसने बालों पर किसी के स्नेहिल स्पर्श का अनुभव किया। क्या बात हुई भाभी, रो क्यों रही हो? पर रानी कुछ ना बता सकी, बस फूट फूट कर रोती रही। अपने अपमान, अपनी उपेक्षा की बात किस मुंह से वो कहती। शेखर ने अपनी जेब से अखबार में लिपटा हुआ कुछ निकाला और बोला, कल रात प्रदर्शनी देखने गया था, तुम्हारे लिए वहां से ये चूड़ियां और बिंदिया खरीद कर लाया हूँ। और रानी थी कि रोती रही। आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। गर्मी बढ़ चली थी। चूल्हे के पास बैठने से रानी के दोनों गाल सुर्ख लाल हो गए थे। वो कमरे में बैठकर पंखी लेकर पसीना सुखा रही थी। तभी शेखर आया और उसके गालों की सुर्खी देखकर वह एकटक उधर ही देखता रह गया। दिलो जान से इस दृष्टि का स्वागत करते हुए भी रानी ने कहा, यूं क्या घूर रहे हो मुझे? शेखर मुस्कुरा दिया। जाने क्यों तुम्हारे गालों को देखकर मुझे गुलाब के उन फूलों की याद आ गई जो रोज सवेरे बगीचे में देखता हूँ। जब उन गुलाबों को देखता हूँ तब भी मुझे अक्सर तुम्हारे गालों की याद आ जाया करती है। चलो, बड़े बेहुदे हो तुम। भले आदमी ऐसी बातें नहीं करते, समझे? लो, अब खाना खा लो। और फिर रानी चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेकने लगी। भाभी, तुम मेरे लिए रोटियां बनाकर रख दिया करो। मेरे खाने का कोई समय ठीक नहीं है। नाहक तुम चौका लिए बैठी रहती हो। कौन मेरे पास बड़ा काम है? यूं ही तुम 3 रोटी खाते हो। ठंडी होगी तो शायद एक खाकर ही उठ जाओगे। दोपहर को जब रानी अपनी पड़ोसियों के साथ बैठती तो उस बिल्डिंग के लोगों की टीका टिप्पणी ही उनका विषय होती। उस समय शेखर की प्रशंसा के पुल बांधते बांधते रानी अक्सर उस सीमा तक पहुंच जाती थी जहां पहुंचकर वह स्त्रियों के संदेह का कारण बन जाया करती थी। कैलाश को तो कुछ खबर भी नहीं थी कि ऊपर क्या होता है, पर छोटी से छोटी बात में भी किसी बड़े रहस्य का उद्घाटन कर डालने को आतुर रहने वाला स्त्रियों का मन रानी और शेखर की घनिष्ठता से उदासीन न रह सका। पर बात अभी कानाफूसी तक ही सीमित थी, आम आलोचना का विषय नहीं बन पाई थी। तभी शेखर ने एक दिन आकर बताया, मेरी जीजी आ रही हैं। जब तक वे रहेंगी तब तक तो मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए कष्ट से मुक्ति दे दूंगा। अरे, आप लोगों को खाना खिलाने में भी कोई कष्ट होता है? जीजी बेचारी थोड़े से दिनों के लिए आ रही होंगी और तुम उनसे रोटी सिखवाओगे? जीजी भी यहीं खा लेंगी। पर शेखर ने बात नहीं मानी। कैलाश इस अतिरिक्त खर्चे को बर्दाश्त ना करता और जीजी किसी के घर खाना पसंद नहीं करती। जीजी आई तो शेखर ने बड़ी तारीफ करके अपनापन दिखाकर रानी का परिचय करवाया। रानी ने बड़े प्रेम और आदर से उनके पैर छुए, स्वागत किया। दोपहर को दोनों बातें करने बैठी तो जीजी बोली, इस बार तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है कि शेखर को हाँ करनी ही होगी। बड़ा परेशान कर डाला हमें तो इस शेखर ने। 70 गुण तो एक लड़की में मिलने से रहे। फिर आदमी अपनी औकात भी तो देखे। पढ़ी लिखी होगी तो वह तुम्हारे घर क्यों आएगी भला?
वो भी किसी अफसर ओहदे वाले को ढूंढेगी। और रूप की बात कहो तो ऐसी है कि चांद भी लजा जाए। तो इन्होंने पसंद कर ली लड़की। रानी के स्वर का उत्साह कुछ उतार पर आ गया था। अभी देखी ही कहाँ है, वह तो बस एक ही रट लगा है कि मुझे शादी करनी ही नहीं। पर तुम ही बताओ, बिना ब्याह और औरत के भी कोई जिंदगी है मरी? सच पूछो तो जीजी, क्या रखा है ब्याह में भी? एक बंधन ही तो है, जी का जंजाल। बिना ब्याह के तो कैसी मस्ती रहती है, नहीं तो 50 झंझट। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू। खुला बैल 70 जगह मुंह मारे है। आदमी अपने खूंटे से बन जाए तो चित्त भी ठिकाने है। और शेखर के लिए मनोनीत पत्नी के रूप की गुणों की प्रशंसा करते करते जीजी ने सारी दोपहर ही ढाल दी। इधर दिन का प्रकाश सांझ के धुंधलके में डूबता जा रहा था। उधर एक अव्यक्त से विषाद से रानी का मन भारी होता जा रहा था। दूसरे दिन शेखर अपनी जीजी के साथ लड़की देखने चला गया। 3 दिन बाद जब लौटा तो जीजी ने आनंद से गदगद होकर शेखर की स्वीकृति का समाचार सब लोगों को सुना दिया। साथ ही ये भी बताया कि अब तो वे आते महीने में ब्याह करके ही लौटेंगी। शेखर जब रानी के सामने पड़ा तो रानी ने कहा, अब तो मुंह मीठा करवाओ। क्या बताएं भाभी, हम तो बस बुरी तरह घायल हो गए। लगता है ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से घड़ा है उसे। यो बिल्कुल देहातन है, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है। और बस उस रूप ने मार ही डाला। उसके स्वर में उल्लास छलका पड़ रहा था। रानी तरकारी काटने बैठी तो अंगली पर ही चाकू चल गया। चूल्हा जलाया तो जाने कैसे हाथ जल गया, और जैसे उसे जलन महसूस ही नहीं हुई। कैलाश आया तो वो खाना परोसने बैठी। शिथिल हाथों से उसने थाली परोसी और चकले पर रोटी बेलने लगी। तवा चढ़ाना भूल ही गई और रोटी बेलकर एकदम चूल्हे में ही डाल दी। कैलाश रानी के इस अनमनेपन को कभी से लक्ष्य कर रहा था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? रानी ने अपने आप को संयत किया। कैलाश खाकर चला गया तो उसने चौका उठा दिया। उस दिन उससे खाना न खाया गया। फिर बिना कारण ही वह पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तो अनजाने ही उसका मन किसी स्नेहिल स्पर्श की आशा के लिए छटपटाता रहा। पर कोई ना आया और रोते रोते ही रानी न जाने कब सो गई। शेखर ब्याह करके आ गया। जीजी से सिरदर्द का बहाना करके रानी अपने कमरे में ही पड़ी रही। यूं अपने कमरे में से वह झांक कर जितना देख सकती थी उसने जरूर देख लिया था। सारी औरतों में नई बहू के रूप की चर्चा हो रही थी। रानी अनमनी सी लेटी थी। तभी जीजी बहू को लिए हुए वहीं पहुंच गई। ये तुम्हारी जिठानी है, इनके पैर छुओ। और बहू ने पैर छू लिए। अब तुम्हारी कैसी तबीयत है रानी? ठीक है, बैठो। और रानी ने बहू का घूंघट उठाकर उसका मुंह देखा। शगुन भी दिया, पर उसके मुंह से प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं निकला। इधर उधर की बातें करके अत्यधिक व्यस्तता का बहाना बनाकर जीजी बहू को लेकर चली गई। उनके जाते ही रानी अनमनी सी फिर लेट गई। न जाने क्या था जो रह रहकर टीस रहा था, कसक रहा था। थोड़ी देर बाद उठी। शीशा उठाकर उसने अपना चेहरा देखा। एक निश्वास छोड़कर वह फिर लेट गई। घर गृहस्थी की बातें समझाकर जीजी चली गई। नई बहू ने रानी से मित्रता गांठने की बड़ी चेष्टा की, पर रानी का रुख देखकर साहस न हुआ। उसने पति से कहा, तुम तो इतनी तारीफ करते थे, बड़े मिजाज है तुम्हारी इन भाभी के तो। जाओ तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। कौन? भाभी? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। क्या जाने भाई, हमसे तो ठीक से बोलती नहीं। और उनके आदमी को तो मैं ऊपर कभी देखूं ही नहीं, कभी कैसे हैं। शेखर नहाकर आया था। तैयार हो चुका तो सीधा रानी के कमरे में पहुंचा। भाभी, क्या बात है? तुम्हें बहू पसंद नहीं आई? कहती थी तुम मुझसे ठीक से बोलती नहीं। नहीं बोलती तो क्या फांसी पर चढ़ा दोगे? आए 4 दिन हुए नहीं और तिरिया चरित शुरू कर दिया। अरे, तुम्हारी क्या शिकायत करेगी? मैंने ही उससे कहा था कि भाभी के पास आया जाया करो तो मन लगा रहेगा। किसी का मन बहलाने के लिए मैं कोई लौंडी बांधी हूँ क्या? तुम नाहक ही बिगड़ रही हो। सच बोलो, तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे क्या करना पसंद नापसंद करके? रूपवती है तो सिर पर बिठा कर रखो। मुझे क्या सुना रहे हो बार बार? निहायत ही बदतमीजी की बातों से इस बार शेखर झल्ला गया। वो रानी के आक्रोश को समझता था, पर किसी तरह उसे उचित नहीं ठहरा पाता था। रोज शाम को शेखर अपनी बीवी को घुमाने ले जाता। उसने घूंघट काटना छोड़ दिया था और वो बड़े नखरे से सच कर निकला करती थी। रानी खुलेआम उसकी बेशर्मी की आलोचना करती। कभी छत गंदी करने के अपराध में तो कभी पानी ज्यादा बहाने की शिकायत लेकर वह अक्सर बहू से लड़ लिया करती थी। शुरू में तो बहू संकोचवश चुप रह जाया करती थी,
पर आखिर वो भी देहात की थी, लड़ने झगड़ने में माहिर। रानी कुछ सुनाती तो सवाया उत्तर पाती। ज्यों ज्यों नई बहू की शोखियां और रूप निखरता जा रहा था, दोनों का झगड़ा और अधिक तूल पकड़ता जा रहा था। अब तो आए दिन दोनों में झगड़ा होता, आसपास की औरतों को समझाना पड़ता। उस समय रानी बड़े तैश में कहती, 1 साल से इस घर में रह रही हूँ, क्या मजाल जो किसी से भी कहा सुनी हुई हो। लड़ना झगड़ना मेरी तो आदत में ही नहीं है, पर नीचों के बीच रहकर नीच ही बनना पड़ता है। नीच शब्द के आते ही फिर जो वाक युद्ध होता, तो आंसुओं की धाराओं में ही उसकी समाप्ति होती। कितनी ही बार शेखर घर में होता, पर ना तो वो एक शब्द बोलता, ना बाहर आता। ऐसी स्थिति में रानी स्वर को सप्तम पर ले जाकर कहती, भला करने का जमाना ही नहीं रहा। अरे साल भर तक रोटियां ठोक ठोक कर खिलाई, उसकी कौन कहे। 4 दिन इसे आए नहीं हुए, इस सब किए कराए पर पानी फिर गया। ऐसे नमक हराम भी नहीं देखे होंगे कहीं। पर शेखर फिर भी खामोश रहता। एक दिन कैलाश ने कहा, ये रोज रोज का क्या महाभारत मचा रखा है घर में, कोई लाज शर्म भी है या नहीं। तो मैं क्या करूं, कब तक किसी की सहूं। वो 4 दिन की ब्याही, उसे ही शर्म नहीं तो मुझे ही क्या पड़ी है। तुम्हें तो सारा दोष मेरा ही दिखता है। दोष किसी का भी हो, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। पर इस चेतावनी के बाद भी रोज की महाभारत में कोई अंतर न आया। पड़ोस की औरतों का पक्ष अपनी ओर करने के लिए उसके पास एक ही दलील थी कि उसने शेखर को इतने दिन रोटियां खिलाईं। और जब पक्ष का बहुमत उसकी ओर हो जाता, तो सब एकमत होकर कह देती, शेखर जैसे स्वार्थी आदमी इस दुनिया में ढूंढे से भी शायद ही मिले। तो रानी तत्काल ही कह देती, अरे शेखर तो ऐसा बुरा आदमी नहीं है। यह तो जब से इस चुड़ैल का पैर घर में पड़ा है, उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो साल भर मेरे साथ रहा, क्या मजाल कभी जरा बेअदबी हो। अब देखो कैसा बदल गया है। बाहर बहू गालियां बके तो अंदर बैठा गटर गटर सुनता रहे। यह नहीं होवे कि झोटा पकड़ के 2 धौल जमा दे। इस प्रकार की चकचक बहू से रोज हुआ करती थी, पर परसों वह शेखर से भी उलझ गई। उस दिन हवा प्रायः बंद थी और उमस ऐसी कि दम घुट जा रहा था। रानी छत पर खटिया डाले पंखे से हवा करते हुए जैसे तैसे अपने झुलसते हुए शरीर को शांत करने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी शेखर अपने पीछे से कोयले वालों को लेकर ऊपर आया और छत के कोने की ओर इंगित करके कोयला रखने को कहा। यह सुनते ही रानी भभक उठी। छत साझे की है, यहाँ किसी का कोयला गोबर मिट्टी नहीं रहेगा, मैं अभी से कह देती हूँ। शेखर खामोश रहा। उसने कोयले वाले का हिसाब साफ करने के लिए पैसे निकाले और गिनने लगा। कान नहीं है क्या, मैं कह रही हूँ कि छत पर कोयले नहीं रहेंगे। गर्मी के दिन होते हैं, सब सोते बैठते हैं, ये कोई कोयला रखने की जगह है भला। छत साझे की है, हम अपने हिस्से में जो चाहे सो करें, किसी को इससे मतलब। और उसने कोयले वाले का हिसाब साफ कर दिया। रानी का क्रोध जो गर्मी के कारण कब से ही उबल रहा था, इस बात को सुनते ही फट गया। मैं कहती हूँ कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। और उसने जाते हुए कोयले वाले को आदेश दिया कि बोरी हटा दे। कोयले वाला बेचारा असमंजस में पड़ गया। मेरे मुंह क्या देख रहा है, जाकर बोरी को रसोई में पटका। कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। शेखर इस प्रकार के झगड़ों में शायद कभी भी भाग नहीं लेता, पर जब रानी ने बोरी से कोयले निकाल निकाल कर बाहर फेंकने आरंभ कर दिए और अनाप शराब बकना शुरू कर दिया, तो उसे मजबूरन होकर बोलना पड़ा। अपने हिस्से की छत पर रहो, नहीं तो हाथ पकड़कर निकाल दूंगा। अब तो गजब हो गया। रानी गले की पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगी। उसने अपना हाथ शेखर के शरीर से एक प्रकार से सटा सा लिया। ले पकड़ पकड़ तो हाथ, ले पकड़, हटावेंगे। अब पकड़ता क्यों नहीं, असल मर्द का बच्चा है तो पकड़ के ही दिखा दे। और वह हाथ को उस शरीर से सटाई चली जा रही थी। शेखर अंदर चला गया, पर रानी की चीख पुकारों ने सारा अड़ोस पड़ोस इकट्ठा कर लिया। अब क्या भले आदमी इस घर में रह सकेंगे। अपने घर में एक छिन्नाल बैठा रखी है तो सबको छिन्नाल ही समझ रखा है। पराई औरतों का हाथ पकड़ेंगे। और वह फूट फूट कर रोने लगी। किसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, किसने हाथ पकड़ लिया। बड़े आए हाथ पकड़ने वाले, जरा पकड़ कर तो देखें। अब औरतों की तरह मुंह छिपाकर अंदर बैठ गए। जरा निकलकर हाथ पकड़े तो सही। आंसुओं से भीगा होने पर भी स्वर काफी तेज था। ऊपर खड़ी मालकिन भी यह तमाशा देख रही थी। उन्होंने रानी को बुलवाया। रानी रोती चीखती ऊपर चली गई। क्या शेखर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। नहीं, हाथ पकड़ तो कैसे ले, कोई तमाशा है। और वो फूट फूट कर रोने लगी। तब फिर क्यों ऐसे रो रही हो, कहा सुनी तो हो ही जाया करती है। पर रानी थी कि रोए चिल्लाए जा रही थी। उसने हाथ शेखर के शरीर से सटा दिया था, फिर भी उसने नहीं पकड़ा। नामर्द कहीं का। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी सारे घर में यूं फैली कि शेखर ने रानी का हाथ पकड़ लिया।
कैलाश ने सुना तो आग बबूला हो गया। काम छोड़कर ऊपर आया। रानी को कमरे में खींचकर उसने 2-3 लात जमा दी। एक दिन शांति से नहीं रहने देगी यह चुड़ैल। सारे दिन चक चक। मैं कल ही सब काम छोड़कर नया मकान ढूंढ लूंगा। इस घर में रहना हराम कर दिया है। रानी रोती रही। दोष उसका नहीं, फिर भी पिट रही है। उधर शेखर की बहू चाहे कुछ भी करे, शेखर उसे पान फूल की तरह ही फेरता रहता है। अपने इस दुर्भाग्य पर उसका हृदय बुरी तरह मथा जा रहा था। तभी उसने सुना शेखर के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। स्वर बहू का था तो आज पड़ गई बहू पर। परम संतोष से उसका मन भर गया और वो पूरी तरह सतर्क होकर उधर की आहट लेने लगी। खबरदार जो तुम कभी भी भाभी से लड़ी, दोष चाहे किसी का भी हो, पर तुम बोली तो ठीक नहीं होगा, यह मैं अभी से कह देता हूँ। बहू ने भी कुछ कहा और स्वर सिसकियों में ही खो गया है। रानी कुछ समय के लिए गर्मी की तकलीफ को भूल भी गई। थोड़ी देर में उसने बहू को कमरे के बाहर देखा। अधिक रोने के कारण आंखें सूज आई थी। रानी मन में सोचा, 2-1 दौल भी पड़े दिखते हैं, अब अक्ल ठिकाने आ जाएगी, सारा गरूर झड़ जाएगा रानी साहिबा का। सारे दिन रानी का मन प्रसन्न रहा। आखिर कुछ भी हो, शेखर का मन वो जानती है। पर तभी कैलाश ने आकर बताया कि मकान ठीक हो गया है और उसी विचारधारा ने पलटा खाया। अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कैसे झक्की आदमी से पाला पड़ा है। खुद तो सारे दिन मशीनों में जुटे रहते हैं। मैं यहाँ 4 आदमियों में रहती थी तो 100 भी इनसे सुहाया नहीं गया। मैं नहीं जाऊंगी, वो मन ही मन बुदबुदा रही थी। कैलाश ने आकर फटकारा दिया। यह क्या, तुम यो ही पड़ी हो, उठकर सामान क्यों नहीं बांधती। रानी से कुछ ना कहा गया। मन मारकर उठी और सामान बांधने लगी। सब कपड़े बक्सों में बंद किए। शाम को खाना बनाने के लिए 2-4 बर्तनों को छोड़कर बर्तन बंद किए और घर में सामान ही क्या था। कपड़े जमाते समय एकाएक उसके हाथ में अखबार में लिपटा हुआ एक पुलिंदा आया। उसमें लिपटी हुई चूड़ियां और चिमचमाती हुई बिंदियों को देखकर अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। एक गहरी निश्वास छोड़कर वह फिर काम करने लगी। शाम को ही सारा सामान ठेले में लदवाकर कैलाश चला गया। सब सामान जमवा कर रात में वह लौटेगा और दूसरे दिन सवेरे इस घर से वे लोग चले जाएंगे। घर छोड़ने की बात से ही रानी का कलेजा मुंह को आकर रह गया। वो रो रो कर सबसे मिल आई थी। बस शेखर के यहाँ नहीं गई थी, वहां जाएगी भी नहीं, पर मन उसका बड़ा कर रहा था कि चली जाए। सवेरा हुआ, तांगा आया। भीगी आंखों से उसने सबसे विदा ली। सामने बहू खड़ी थी। उसकी आंखें शेखर को ढूंढ रही थी, पर वो नहीं दिखा। बहू को देखते ही उसे लगा ये कमबख्त ही सब अनर्थों की जड़ है। उसका क्रोध भभक गया। जाते जाते भी उसको लक्ष्य करके बरस पड़ी। अब खूब फैल कर रहना, सारे दिन नहान घर में घुसी रहना, सारी छत पर कोयले को फैला कर रखना, कोई तुम्हें कुछ कहने नहीं आएगा। एक दिन चैन से नहीं रहने दिया। कह वो बहू से ही रही थी, पर बराबर उसकी आंखें कमरे पर पड़ी चिक के पार लगी थी। जाने वह क्या चाह रही थी। तभी कैलाश का स्वर सुनाई दिया, अरे जल्दी करो, तांगे वाला चिल्ला रहा है। कसकते मन को लेकर रानी उतर पड़ी। आंखें इस समय भी उसकी भरी थी और उससे भी ज्यादा भरा था उसका मन। तांगे में एक कील निकल रही थी। रानी ने देखा नहीं और जाने कैसे पकड़ा कि कील अंगुली में। हाथ खींचते ही खून बह आया। कैलाश ने देखा तो झल्ला उठा। कोई काम देखकर नहीं करती, और कुछ नहीं तो हाथ काट लिया। रानी एकटक अंगुली से बहते हुए खून को देखती रही थी और एक अस्पष्ट सी तस्वीर उसकी आंखों के आगे उभर आई। अरे ये क्या, तुमने तो अंगुली काट ली भाभी, और चट से एक रुमाल बांध दिया। मन का यह गुबार कहीं भयंकर उच्छ्वास बनकर फूट ना पड़े, इसलिए उसने जोर जोर से अपनी खून से सनी उंगली को दांतों में दबा लिया। पर उसके बावजूद उसकी आंखों से आंसू तो बह चले। अब जरा सी लग गई तो यूं रास्ते में रो क्यों रही हो, घर चलकर पट्टी बांध लेना। पर रानी रोती ही रही, रोती ही रही। तो ये थी मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी कील और कसक। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।